अरे रिकॉर्डिंग चल रही है, आप शोर मचाओगे, मैं बोलूंगी चुप हो जाओ, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सर बोलेंगे कैसी मैडम है, कैसे बच्चे हैं, हल्ला मचाते रहते हैं। मचाओ हल्ला, पर ऐसे मचाओ कि टाइम में गैप हो तब मचाओ ना, किसने मना किया है। और दूसरी बात यह है कि क्लास में थोड़ा मैनर्स में रहे तो ज्यादा बेटर होगा, वरना मुझे क्लास से बाहर निकालने में बिल्कुल झिझक नहीं होगी। आपको पता है, जिन्होंने मेरी, जब जानते हैं मुझे, मेरा नेचर बहुत हंसमुख स्वभाव है मेरा, पर तब है जब आप हंसमुख हैं, तब नहीं कि जब आप फालतू के शोर शराबे कर रहे हो, उटपटांग बातें कर रहे हो। आप ये सब चीजें गलत हैं आपके लिए भी, और आपके साथ में फेलोअर्स जो आपके हैं ना, उनके लिए भी सही नहीं है, ध्यान रखना। तो ये चीज ना करें कि आप क्लास में हल्ला मचाएं। सबको सुनाई देती हैं बातें, या मैं बैठू मुझे भी सुनाई दे रहा है, यहाँ आगे लड़कियां बैठी हैं इन्हें भी सुनाई दे रहा है, तो ये चीजें सही थोड़ी है। संस्कारी बच्चे हो, अच्छे से रहो, अच्छे से रहने दो, जियो और जीने दो की भावना होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब कहेंगे नहीं मैडम हमने नहीं की, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डिंग क्लासेस देखें तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वहां से कंप्लीट हो जाएगी। इनऑर्गेनिक की आई थिंक मैंने तीसरी यूनिट मेरी चल रही थी, एस ब्लॉक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक में मैंने एक यूनिट आपको कौन सी, एक तो थी केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, जिसमें आपने संकरण वगैरह के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा एमओटी के बारे में आपने पढ़ा था, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट निकालने सीखे थे आपने, वो चीज आप सब पढ़ के चुके हो। सेकंड यूनिट थी आयनिक सॉलिड, सॉरी फर्स्ट यूनिट थी आयनिक सॉलिड, जिसमें मैंने आपको रेडियस रेशियो वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक थे उसके, आयनिक विलेयता करके, ऐसे जितने भी टॉपिक थे, बैंड सिद्धांत, इनसे रिलेटेड सारी चीजें मैंने करवा दी हैं। थर्ड यूनिट एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसका आधा पार्ट आई थिंक, क्या कह रहे हो दोबारा से, एस ब्लॉक एलिमेंट दोबारा सुनाना, दोबारा चालू करना है, ऐसा बोला है सबने। एस ब्लॉक करा दी, उन्होंने मतलब वो पढ़ा स्टार्ट कर दिया था उन्होंने पढ़ाना, फिर क्यों छोड़ के चले गए, पढ़ा जाते। ऑर्गेनिक कंप्लीट करा दी तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। फिर ये चक्कर क्या पड़ा कि अब मैं दोबारा से इसको पढ़ाऊं, तो वही करा जाते, वो चले क्यों गए। ठीक है, अब जो सर ने क्या क्या करा दिया था, सर ने एस ब्लॉक स्टार्ट कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आई थिंक एस ब्लॉक सर ने इनऑर्गेनिक स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी, 2 यूनिट करा चुके वो, एक यूनिट कौन सी करा दी, सेकंड करा दी, केमिकल बॉन्डिंग, वो करा दी। अच्छा बढ़िया है, मैं क्या करूं, तो एक मिनट रुको, मैं सर से बात कर लूंगा एक बार। कोई बात नहीं सर को, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट करवा दी थी। इसकी यूनिट सेकंड जो थी वो थी आपकी, कौन सी थी यूनिट सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग। देखो क्योंकि ये बहुत इजी, मतलब क्या होता है, ये बहुत छोटी यूनिट है ना केमिकल बॉन्डिंग, इसलिए उन्होंने फटाफट कंप्लीट करवा दी होगी। अब देखो यूनिट फर्स्ट जो है ये मैं करवा चुकी थी, यूनिट सेकंड आपकी मैंने भी करवा दी और सर ने भी करवा दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सर ने यूनिट थर्ड आई थिंक स्टार्ट करी है एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये मैंने भी स्टार्ट की थी, है ना। जो स्टूडेंट यहाँ थे 10-12 जो भी रहते थे, इसमें भी ज्यादा कम रहते थे, बाद में आए हो आप लोग तो इतने सारे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो थी ये थर्ड यूनिट है। ठीक है, ये आधी मैंने कराई, कुछ सर स्टार्टिंग से कर गए हैं, तो ये चीज तो पॉसिबल है नहीं कि वो बाद में रिवाइज करवाया जाए, जब समय बचेगा तब देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट का। अभी इसको ब्रेक देते हैं, ठीक है, इस वाली यूनिट को। जो एक कुछ नए हैं जिनको लग रहा है कि भाई मैं ही नहीं हूं, आप लोग क्यों नए हैं, तो देखना मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ इस यूनिट थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, एक मिनट, यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट नहीं है ये, अलग से यूनिट थर्ड, एस ब्लॉक एलिमेंट तो अलग से है ही, यूनिट
फोर्थ, जिसका नाम है पीरियोडिसिटी इन पी ब्लॉक एलिमेंट, या हिंदी में लिख दूं पी ब्लॉक तत्वों में आवर्तिता। देखो भाई, पहले बता दूं मैं, प्राची सर भी बता के गए होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको पता होगा, उन्होंने वो बनवाए होंगे एमओटी वगैरह, वो आते पेपर में 100% कहा होगा उन्होंने। दूसरी चीज ध्यान रखना, जैसे उसमें एमओटी कंफर्म है, संकरण का क्वेश्चन एक आता ही आता है, वैसे यहाँ पे भी कंफर्म है कि पी ब्लॉक तत्वों की आवर्तिता के अंदर डेफिनेटली कारण सहित व्याख्या के क्वेश्चन जरूर पूछता है। वो कारण सहित व्याख्या के क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन होते हैं। फिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो ऐसे पूछेगा कि भाई बताओ इसका आयन अनुभाव इससे ज्यादा क्यों है, इसका आयन अनुभाव इससे ज्यादा क्यों है। अगर सबने एस ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा मेरा याद हो या थोड़ा प्राची सर का भी याद हो या फिर उनका मतलब जिसका भी अच्छे से, तो उन्होंने हल्का सा तो चर्चा की होगी एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने थोड़ा बहुत आयन अनुभाव के बारे में बताया होगा, या फिर उन्होंने परमाणविक त्रिज्याओं के बारे में आपसे चर्चा की होगी। उन्होंने वर्ग में दाएं से बाएं चलने पर या बाएं से दाएं चलने पर क्या फर्क पड़ता है, ऊपर से नीचे चलने पर क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करी होगी। मेरा मानना यह है कि आवर्त सारणी के कारण सहित व्याख्या के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका एक ये होता है कि हम पता लगा लें कि उसका साइज क्या इफेक्ट कर रहा है, आकार बढ़ रहा है या घट रहा है। और जो अपवाद हैं, उन अपवादों के 2 या 3 ही कारण होते हैं हर बार, चाहे वो आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब भी, चाहे आप ए ब्लॉक पढ़ेंगे जब सेकंड ईयर में जाएंगे तब आपको डी और ए ब्लॉक पढ़ने पड़ेंगे। आपके यहाँ इसमें तो एस और पी ब्लॉक ही हैं, ठीक है ना। सेकंड ईयर में डी और एफ है, यानी कि आवर्त सारणी आपकी सेकंड ईयर तक कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद जो बचा कुचा है जो आप थर्ड ईयर के अंदर पढ़ते हो। अब देखो, मैंने क्या कहा कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ पीरियोडिसिटी इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले एक चीज बताओ कि आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 13 से लेके 18 तक के तत्व सारे पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ध्यान रखो, पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन सिर्फ एकमात्र एक यही होती है, चाहे वो पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, चाहे कोई सी भी ब्लॉक हो, चाहे पूरी आवर्त सारणी की चर्चा करूं, इन सब में एकमात्र डेफिनेशन यही होती है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस कोश में प्रवेश कर रहा है, इट मींस वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर वो पी में प्रवेश कर रहा है तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी में कर रहा है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट, और एफ में कर रहा है तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। ध्यान रखना, पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन, ये कोई परिभाषा थोड़ी पूछता है पेपर में कि परिभाषा बताओ, ऐसा नहीं होता। पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो फिक्स होते हैं। जैसे आपको कुछ थोड़ा बहुत याद होगा कि मैंने आपको एक ज्वाला परीक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, रंग प्रदर्शित क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पता है हमारी आदत क्या होती है, हम क्या करते हैं, रटने पर चलते हैं। ठीक है भाई, फटाफट फटाफट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हम बस केवल इतना है कि हम पढ़ लें, रट लें, ऐसा नहीं होता। चीजों को ना, एक कंसेप्ट को पकड़ो। और कुछ होते हैं जो वास्तव में जैसे होता है ना कि बहुत, जिनका दिमाग थोड़ा तेज होता है, उनको लगता है कि मुझे ये चीज का रीजन जानना है, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सही स्टूडेंट है वो, जिनको ये चीज पता रहती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ। इन सब चीजों का पता होना चाहिए आप लोगों को। अब देखना, सबसे पहले मैं बात करूं पी ब्लॉक तत्वों की। देखो, वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व, ठीक है। वर्ग संख्या 13 से मेरी चर्चा हमेशा यही रहेगी कि बाएं से दाएं चलने पर क्या इफेक्ट हो रहा है और ऊपर से नीचे चलने पर क्या इफेक्ट हो रहा है, और एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। देखो, वर्ग संख्या 13 की बात की जाए तो बोरोन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जो वर्ग संख्या 13 से स्टार्ट होकर 18 पर खत्म होते हैं।
चूंकि मुझे केवल 17 वर्ग तक पढ़ना है, ध्यान रखना क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी यूनिट है आपकी जिसका नाम है उत्कृष्ट गैसों में रसायन। ध्यान रखना जब भी कभी आप बात करेंगे तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो कि पी ब्लॉक पढ़ने से पहले, कारण सहित व्याख्या के क्वेश्चन देने से, आंसर्स देने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये इनको लिखते कैसे हैं, इनके प्रतीक चिन्ह, इनके नाम पता होने चाहिए। नाम पता होने के साथ साथ इनका क्रम पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। बाकी तो आप सब, मैं जब लिख रही थी सब बोल ही रहे थे, इसलिए मैं बोली नहीं, मैंने पता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको पता है, याद है, ये सबको याद है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं है याद? ऐसा कोई है जिसको नहीं है याद? नहीं मैडम, हमें नहीं आता। याद होना बहुत जरूरी है। देखो भाई, पीरियोडिक टेबल जिंदगी भर काम आती है, जब तक आप सेट नहीं होते तब तक। क्योंकि मैंने तो जितने भी एग्जाम्स दिए सब में पीरियोडिक टेबल तो क्रैश करती ही करती है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, एक नहीं 10-12 आते हैं, हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो देखो, और पी ब्लॉक तो सबसे ज्यादा महानतम, क्योंकि सबसे ज्यादा तत्व लेके बैठा है, तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस भी इसी के अंदर हैं। ये धातु, अधातु, उपधातुओं का मिश्रण भी है, क्योंकि इसमें सारी चीजें मिलती हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये पी ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बाकी जो आपको तो यहाँ इतना पढ़ना है कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो, मैंने बात की कि इनका, देखो ये 3, ठीक है, यहां पे 4, 5, ऐसे चलता है नहीं? आपको पता होगा 2, 8, 8, 8, 18, 32 इनका अंतर होता है, डिफरेंस। में ज्यादा लिख नहीं रही हूँ क्योंकि काम की चीजें नहीं है, अभी बाद में जब बात करेंगे, क्योंकि 10th तक, 11th 12th में आई थिंक काम आते हैं ये चीजें। यहाँ तो आपको सिर्फ एक चीज समझनी है। देखो, इनका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। मेरे सारे क्वेश्चंस बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होकर गुजरते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एकमात्र इतना है कि हमें पता है कि हमें अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए हमें। अच्छा, एक चीज, हम क्लास में जैसे आप लोग बैठे हैं, आप जितने भी स्टूडेंट है, 40-50 जितने भी स्टूडेंट है, सारे के सारे, मुझे सबकी शक्ल भले ही मेरी 2-4 दिनों में मेरी आंखों में बढ़ जाए, लेकिन नाम मुझे हर किसी का याद नहीं होता। नाम मुझे हर किसी का क्यों याद नहीं होता? क्योंकि बच्चे शांत बैठे, उनका क्या नाम याद रहेगा। लेकिन बच्चा जो एक पर्टिकुलर शोर मचा रहा है, जो बातें कर रहा है, उसका नाम एक टीचर को हमेशा याद रहता है। और टीचर का नाम तो बच्चों को इसलिए याद रहता है क्योंकि वो पढ़ाई अकेला रहा है। तो ये चीज ध्यान रखो। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो एक्टिविटी कर रहा है, और अगर वो रिएक्टिविटी उसके अंदर हो रही है, इट मींस मैं उसे क्लास को जान भी, पता है आपको, पता है हम क्लास के बाहर जब भी कभी हम जब फैकल्टीज बैठते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अच्छा, ऐसे नहीं कहते कि वो जैसे हम बैठे मैडम वगैरह, संगीता मैडम और हम सब बैठे रहते हैं, ऐसी बात करते हैं, अच्छा वो उसकी मोहित की क्लास, अच्छा उसकी क्लास, तो वो क्यों? क्योंकि हम उस बच्चे को जानते हैं। यानी कि हमें कैसे पता चला? जब तक वो रिएक्टिविटी यानी कि वो एक्टिविटी नहीं करेगा तब तक मुझे उसके बारे में पता चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? सेम इनका भी तो खेल है, ये भी तो एक परिवार है, ये भी तो एक क्लास है। ये एक क्लास है तो इसका मतलब हमें पता चलेगा। और क्लास में रहने वाले स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉन्स, और अगर क्लास में रहने वाले स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन तो हल्ला मचाते नहीं है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो काय को तो किसी से एक्टिविटी क्यों करेंगे? रिएक्शन करते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। और जब भी कभी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब मेरा सारी की सारी स्टडी किस पर रहेगी? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर रहेगी। यही कारण है कि हमें पता होना चाहिए सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s, ठीक है। अब देखना एक बार चीज, मेरी बात, यहां पे क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो, ये जो 1 होता है, ये 1 जो होता है, ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब ध्यान रखना, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, आपको पता होना चाहिए। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, और चक्रण क्वांटम संख्या। ये सारी की सारी थर्ड ईयर के अंदर पूरी चर्चा होती है इनकी, अच्छे से, बहुत अच्छी खासी चर्चा है। मुख्य क्वांटम संख्या बताती है आपको केवल और केवल आवर्त के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या का सबका अपना अपना रोल है, पता है, सब अपने अपने उसमें है कि भाई हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है। हम इन 4 क्वांटम संख्याओं के आधार पर पूरे पूरे किसी भी एलिमेंट की संपूर्ण स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़ते हैं कि हाँ भाई हमें पता होना चाहिए इसकी मुख्य क्वांटम संख्या इतनी आती है, इसका मतलब ये इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त में ये उपस्थित है। तो ये ध्यान रखना। तो देखो, मैं बताऊं आपको, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP6 NP126। या जो स्मॉल n है, ये कहलाती है मुख्य क्वांटम संख्या। ये ध्यान रखना। या फिर n+1 भी कर सकते हैं, 1s2 2s1। ये क्या होगा? 1s2 2s2 1s2 2s3, हाँ
ठीक है, ऐसे करके ये कॉन्टिन्यूसली चलता चला जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी, इसके बाद में इसके सबसे पहले चर्चा करेंगे हम कि इनकी तत्वों की संरचना कैसी होती है। देखो भाई, ये सारी की सारी द्विपरमाणविक रूप में पाई जाएंगी। इसकी बात तो मैंने अभी करी नहीं है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट का तत्व। जब हम उत्कृष्ट गैसों के रसायन यानी कि इसकी अगली यूनिट की तरफ चलेंगे तब आप देखेंगे अच्छे से कि इसकी स्टडी केवल इस ये जो कोश है ना, इसकी खोज किस लिए की गई, क्यों जरूरत पड़ी इसे करने की, मतलब क्यों इतना बखेड़ा खड़ा करते हैं, क्या जरूरत है ये जो इतने सारे 118 120 एलिमेंट ढूंढे, क्या मतलब है, कोई काम पड़ रहा है इनसे, क्यों कर रहे हैं, साइंटिस्ट पागल हैं? नहीं, साइंटिस्ट पागल नहीं है। इस दुनिया में एकमात्र चीज है जिसका नाम है ऑरम, जिसे कहते हो गोल्ड, कहते हो ना, ये गोल्ड, आपको पता है कि ये गोल्ड जो है इसको हमेशा ये केवल प्रकृति में पाया जाता है, कभी इसको ना आर्टिफिशियली निर्मित नहीं किया गया है, यानी कि कृत्रिम रूप से लैबोरेटरीज में इसे बनाया नहीं है, साइंटिस्ट ने बना नहीं पाए हैं। ऐसे कोई दो तत्व नहीं मिल पाए आज तक, ऐसे कोई दो एलिमेंट नहीं मिल पाए जिनसे मिलकर ये ऑरम बनाया जा सके, और इसी के आधार पर किसी देश की आर्थिक स्थिति का निर्धारण होता है। ध्यान रखना, कौन देश कितना गरीब है, कौन देश कितना अमीर है, तो उसका निर्धारण इस ऑरम की प्रेजेंस पर होता है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज, इसकी खोज के लिए इतनी बड़ी आवर्त सारणी खोज ली गई है, लेकिन आज तक कोई दो ऐसे तत्व नहीं मिल पाए हैं। सोचो अगर कोई दो ऐसे एलिमेंट मिल जाएं प्रकृति के अंदर कि जिनसे इस ऑरम को बना सको आप, तो फिर क्या होगा, इस ऑरम को बना सकोगे तो इसका मतलब आपके जो जिस देश के साइंटिस्ट ने उसे खोजा है वो क्या करेंगे, वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंदर जितना गोल्ड है ना, जितना उसके पास गोल्ड है, ये कीमत क्यों बढ़ती है, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है, हमारे जो बनाने की मैन्युफैक्चरिंग है वो तो हो गई है कम, और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई के पास गोल्ड कम होता जा रहा है, और आरबीआई के पास गोल्ड कम होता जा रहा है, इट मींस गोल्ड की कीमतें बढ़ती जा रही है, कभी 55,000 हो जाता है, कभी 60,000 रुपए हो जाता है, 1 तोला 10 ग्राम की वैल्यू इतनी हो जाती है, क्यों, उसका रीजन क्या है कि, और जैसे जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ती जाएगी आप देखना कि समाज में महंगाई बहुत बढ़ती जाएगी, और जिस देश के पास जितना गोल्ड होगा वो उतना ज्यादा अमीर है। क्यों जमीन के पीछे लड़ाई होती है कि इतनी सी जमीन अगर हमने चाइना की ले ली तो चाइना हम पर क्यों, क्या फर्क पड़ रहा है, जबकि चाइना का क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा है। उसका रीजन क्या है, अगर उसमें उन्होंने कोई गोल्ड चीज बनाने के लिए जगह ले ली तो फिर तो हो गया काम। तो यही कारण है, क्योंकि प्रकृति में मिलता है, हो सकता है वो सोचते हैं कि मेरे 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में अगर इसमें गोल्ड छुप रहा होगा तो ये तो ले जाएंगे, ये तो इनका हो जाएगा। ये सब कुछ लड़ाई जो हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर होती है। तो ये ध्यान रखना कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल जो भी है वो सर्च करने के पीछे कारण है कि ऑरम कैसे भी हम आर्टिफिशियली निर्मित कर सकें। अगर ये ऑरम अगर आर्टिफिशियली निर्मित हो जाएगा तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे आकार के बारे में। मेरा सबसे पहला अच्छा, तत्वों की संरचना, मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे द्विपरमाणविक रूप में पाए जाते हैं। द्विपरमाणविक रूप का मतलब क्या है कि आप अगर Cl2 ले रहे हो तो ये द्विपरमाणविक रूप है, ये सारी की सारी एक परमाणविक है, पता है, सारी की सारी एक परमाणविक, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण है, और जिनका अष्टक पूर्ण है वो काय को तो किसी से रिएक्ट करेंगे, और अगर किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो बेचारा वो अकेला रहना पसंद करेगा। अभी आपने देखा नहीं, एमओटी के अंदर सर ने भी बताया, मैंने भी बताया था उस दिन, हीलियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, 0 आता है ना, वो 0 क्यों आता है, क्योंकि हीलियम कभी भी He2 के फॉर्म में मिलेगी ही नहीं। इस फॉर्म में आप कभी अगर पेपर में लिखकर आ गए ना तो ये गलत है। हीलियम और हीलियम, दो हीलियम के परमाणुओं के बीच कभी भी कोई बॉन्ड पाया ही नहीं जाता, और अगर बॉन्ड नहीं पाया जाता इसका मतलब वो एक परमाणविक फॉर्म में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, वर्ग संख्या 18 को छोड़कर बाकी के सारे के तत्व किसमें पाए जाते हैं, द्विपरमाणविक रूप में पाए जाते हैं। और सेकंड बात ध्यान रखना, एक तो आपका है फ्लोरीन और एक है आपका सल्फर, इसके बहुत सारे अपर रूप मिले हैं, बहुत सारे हैं, कार्बन के भी बहुत सारे अपर रूप हैं, एक तो वो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन सारे इसी के ही हैं। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले पेपर में ये पूछता है, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है कि इनकी तत्वों की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो बस आप इतना कहेंगे कि वर्ग संख्या 18 को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट द्विपरमाणविक फॉर्म में पाए जाते हैं, डायटोमिक इनकी स्ट्रक्चर होती है। दूसरी चीज क्या है कि फ्लोरीन और सल्फर, इनके काफी सारे, सल्फर गंधक के रूप में S8 के फॉर्म में मिलता है, गंधक बहुत सारी, क्योंकि ये सब प्रकृति के ऊपर निर्धारित है कि प्रकृति में जैसे जैसे चीजें मिलती चली जाती हैं, इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं, भाई ये स्थायी इतना है,
यानी कि इसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, वो उसको मान लेते हैं कि भाई ये इस फॉर्म में होगा। तो ये तो होती है तत्वों की संरचना। सेकंड बात करेंगे हम आकार के बारे में। देखो भाई ये तो बहुत कॉमन सा है, आकार के बारे में बात कर ली, इसका मतलब परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याओं के बारे में आप बता चुके हो, ठीक है। एक चीज देखना, जैसे ही आप साइज के बारे में बात करते हो, जैसे ही आप वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, कोश में वृद्धि कंटिन्यूअसली होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? कोश में वृद्धि। अच्छा इससे देखो, किसी भी एलिमेंट से देखो, जैसे यहां पे आपने जैसे ये लिया बोरोन, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। एल्यूमिनियम का क्या है? लास्ट में मुझे कुछ 1s2 2s2 कुछ गलती है, 5 है, 5 होता है भाई, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इसके जस्ट अगला जो आएगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन सब में p1 आने हैं, लेकिन चेंज होगा 3p1। अगले में आएगा 4p1, इसका नाम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। इसको देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लेड बोलते हैं इसको, प्लम्बम, वो तो रासायनिक नाम है इनके, हम तो जिसको देसी भाषा में जिस नाम से जानते हैं वो देखेंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है। ठीक है, सबके नाम आपको पता है। अब देखो, जैसे ही आप वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, ये मैं मान रही हूं, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं कॉन्टिन्यूसली 2 8 8 18 की पोजीशन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती, उससे ज्यादा उसका कोश बढ़ जाता है भाई। ध्यान रखना एक चीज, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैंने यहाँ 2p1 लिखा है, यहाँ 3p1 लिखा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है कोश, अगर मैंने इन दोनों की बात की है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये 2 खत्म हो गया इसमें। जब तक ये एल्यूमिनियम 2 से नहीं गुजरेगा, वो क्या 3 में पहुंच जाएगा? तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन 2 में भी भरा हुआ है, और 3 तो आधा, 3 आधे से ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं बीच में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कितना रखता है? 6 रखता है, 6 रख सकता है, ठीक है। अब देखो, कोश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, कोश बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इतनी नहीं बढ़ पाती जितनी कोश बढ़ जाता है, और कोश बढ़ने से नाभिक से दूरी क्या हो जाती है? ज्यादा, और अगर नाभिक से दूरी ज्यादा होगी तो आकार बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, अगर मैं न्यूक्लियस हूं, इफ आई एम न्यूक्लियस, तो मेरे से जो लास्ट स्टूडेंट बैठा है उसकी अधिकतम दूरी, उसकी मुझसे अधिकतम दूरी है। अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन जितनी मेरे से दूरी बढ़ती जाएगी, साइज कॉन्टिन्यूअसली क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। जबकि इसके विपरीत अगर मैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने की बात करूं, आवर्त में अगर मैं बाएं से दाएं जाने की बात करूं तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोशों कोशों की संख्या बढ़ती है। पर अरे मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बन, यहाँ पे 53, आगे बढ़ेगी पर इतनी नहीं बढ़ पाती जितनी बढ़नी चाहिए। एक मिनट रुको, हाँ सॉरी, कोश क्या होते हैं? कोशों की संख्या नहीं बढ़ती है, नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साइज क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। तो ध्यान रखना, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, और बाएं से दाएं चलने पर आकार घटता है। ध्यान रखना, इनके आयनन विभव के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो आयनन विभव की चर्चा इससे आने वाले, पहले आने वाले एलिमेंट्स, इसमें बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट भी प्रवेश करते हैं, उसके आधार पर कुछ अपवाद हैं इसके, उन एक्सेप्शंस की चर्चा करेंगे। इसके बाद देखो, ये साइज की हम बात कर चुके, अब हम बात करेंगे परमाणविक त्रिज्याओं की। परमाणविक त्रिज्या सेम नहीं है, बात एक ही है ना। ये देखो, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्टूडेंट से बायवा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पूछा था, सिंपल सा पूछा था क्वेश्चन, कि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है?
उससे पूछा था कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जीरो उदासीन होता है, और जीरो और प्लस जुड़ेंगे तो पॉजिटिव आना है। तो इससे पूछा था, ठीक है। उससे एक दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने बैठी थी, मैं मेरे सामने पूछा था, अच्छा एक बात बताओ आप कि आप कहते हो कि नाभिक के हिस्से हैं मूलभूत कण, कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हमें समझ में आता है कि नाभिक के मूलभूत कण ये हैं, क्योंकि ये नाभिक का निर्माण पॉजिटिव और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से मिलकर हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों क्यों? इस इलेक्ट्रॉन की इस नाभिक से दूरी आपको पता है त्रिज्या कहलाएगी, ध्यान रखना। ये तो है, एक गोलाकार है, स्फेयर है, सेंट्रल से इसकी दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ये दूरी जितनी बढ़ती जाएगी परमाणविक त्रिज्याओं के मान उतने बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, ये दूरी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन क्यों? चलो सोच के आना, ठीक है। अब देखना, मैंने ये बोला, वो चुप हो गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, कोई कोई टेढ़ी दिमाग का आ जाता है ना कोई टीचर, और वो यहाँ से नहीं था एमएसजे कॉलेज से, एक्चुअली कोई बाहर से आया था, धौलपुर वगैरह का कोई फैकल्टी थी, वो ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसको इन्वाइट किया था। तो इस चक्कर में वो उसने बहुत उटपटांग क्वेश्चन पूछे थे, पर वो थे क्वेश्चन बहुत लॉजिकल और सिंपल सिंपल से आंसर थे। पर बच्चे क्या करते, शैतानी में रह जाते ना, नहीं बता पाते। पर ठीक है, कोई बात नहीं, तो आता ही नहीं है। और ये पूछा था सिंपल सा क्वेश्चन तो, कि आप किसी जैसे आप किसी परमाणु, मतलब परमाणु की सिंपल सी एक डेफिनेशन पूछी थी उसने, परमाणु की डेफिनेशन क्या है। और परमाणु की डेफिनेशन के बाद उसने एक क्वेश्चन और उसमें लगा दिया, ऐड कर दिया, आप मुझे परमाणु की परिभाषा बताएं, पर उसको बिल्कुल एलोबरेट करके बताएं, यानी कि उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करिए आप। तो आप परमाणु की परिभाषा कैसे देते? जिससे अणु का निर्माण होता है। देखो, सबसे पहले तो अगर आपसे वो वाइवा में ये चीज पूछे ना, तो एक चीज ध्यान रखो, परमाणु को सबसे पहले तो बताओ कि सर ये दो वर्ड से मिलकर बना है, परम प्लस अणु, यानी कि जिसे विभाजित ना किया जा सके। लेकिन वर्तमान में इसकी डेफिनेशन चेंज हुई है, वो चीज ही तो पूछना चाह रहा था वो। ये तो सबको पता है, परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, डाल्टन ने कहा है ये नहीं किया जा सकता, और परमाणुओं से मिलकर, किन्हीं दो परमाणुओं से मिलकर किसी एक अणु का निर्माण होता है, ये कहा उन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद उन्होंने पूछा क्या, एक और पूछ लिया, क्या और मूलभूत कण नहीं है? ध्यान रखना, जब आप यूनिट 5 न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ओर चलेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे 8 मूलभूत कण होते हैं। इसके बाद में धीरे 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 इसकी खोज हुई, बहुत ज्यादा खोज करने लगे, तो बहुत पता चला कि ये चीज, तो वो यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि उससे नेक्स्ट ईयर जुड़ने वाली थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अभी जुड़ी है ये, आपको कल तो पहले नहीं थी। न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री जो आपकी लास्ट यूनिट है, वो तो एक्स्ट्रा अभी जोड़ी है, ये थी नहीं पहले। उसका रीजन ये है कि थोड़ा बहुत पता चले, बच्चों को पता नहीं रहता न्यूक्लियस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे करके। तो ध्यान रखना, देखो ये ध्यान रखो, इस नाभिक से इस अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी जितनी बढ़ती चली जाएगी, परमाणविक त्रिज्याओं के मान उतने बढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है। ये पूछता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वो सिंपल सी चीजें पूछता है। कार्बन, ये पूछ लेगा वो, सिलिकॉन का साइज परमाणविक त्रिज्या कार्बन से अधिक होती है, क्यों? ऐसे पूछता है वो। ये तो खैर अपवाद पूछता है, ये तो मैंने ऐसे बोल दिया है। तो आपको बताना पड़ेगा, चूंकि हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोश में वृद्धि होती है, और कोश में वृद्धि होने से नाभिक की अंतिम कोश से दूरी जो क्या होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही कारण है कि सिलिकॉन की परमाणविक त्रिज्या कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है। अच्छा देखो, मैंने परमाणविक त्रिज्या की बात कर ली है ना। अब देखना, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है परमाणविक त्रिज्याओं के मान बढ़ेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु त्रिज्याओं के मान कम होने लगेंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणविक त्रिज्याओं के मान बढ़ते हैं, और बाएं से दाएं चलने पर घटते हैं, क्योंकि कोश वही रहता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अच्छे से बढ़ती है। देखो 3, यहाँ 5 है, यहाँ चलते चलते 8 हो जाते हैं। तो ऐसे यही कारण है कि ये बढ़ने लगते हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सेप्शंस पढ़ेंगे हम, आयनन विभव। चलो बताओ मुझे आयनन विभव क्या है, कौन बताएगा मुझे, एक बताओ कोई भाई।
मैं क्यों बताऊं? अभी ये इंस्टेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछा मैंने, तो इससे पहले तो मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने आपसे पूछा था, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमें पता है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है और 3 ही बॉन्ड दिखाता है। मैंने पूछा था ना ये किसी दिन, मैंने एक दिन पूछा था, मैंने बोला आप ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, 2 बॉन्ड दिखाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कभी ऐसा देखा? क्यों? ये भी पूछा मैंने तो। और ये पूछने मैं इसलिए कहती हूँ बच्चों, क्या ध्यान इतना ना आप लोगों को पता नहीं है, पता है आप लोग क्या चीजों के पीछे। एक दो स्टूडेंट मुझे मिल गया, उसने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मुझसे पूछा कि भाई मैडम ये क्यों, पहले ये बताओ मुझे, बाद में बात करेंगे, बाद में चर्चा होगी इसकी, है ना, क्यों आप ऐसे फालतू में मत बताओ, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा होता है ना। फिर मैंने एकदम से मतलब अब मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा, मैंने इसलिए मैंने इसका आंसर भी नहीं बताया, और मैं 1 सवा महीने 1.5 महीने पहले मैं ये क्वेश्चन पूछ के गई थी। किसी को ध्यान है? पूछा था, ध्यान है? 3 पाई बॉन्ड होते हैं, स्टेबल नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे तो नाइट्रोजन में भी 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, वो भी स्टेबल नहीं है। हाँ ऐसे तो मतलब ये तो कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो ना आप। 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, स्टेबल है। 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, वो भी नहीं होना चाहिए स्टेबल। 3 पाई बॉन्ड है, 3 होना नहीं चाहिए। अब इसका चर्चा यहां पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में कि क्यों ऐसा होता है कि कार्बन, पता है कार्बन की इस बॉन्ड की प्रवृत्ति के आधार पर आप एक नई बुक का निर्माण देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के करोड़ों कंपाउंड पढ़ते हैं आप। उसका रीजन है कार्बन में एक गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और एक बार ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि ये मैंने अपने मन से नहीं पूछा, मेरे मन से क्वेश्चंस नहीं बनते कभी, इतना तेज दिमाग मेरा नहीं है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, और ये फैक्ट है, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं। अब जब आप मेरी, ये फैक्ट है, देखो जब आप मेरी एज पर पहुंचेंगे ना, जैसे आप बीएससी एमएससी वगैरह कर लोगे, तब आप भी पढ़ा पाओगे। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत बहुत टैलेंटेड हूँ, मल्टी टैलेंटेड हूँ, नहीं भाई मैं तो खड़े होकर बोल सकती हूँ, मुझे भी डर लगता है, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखो कि श्रृंखलन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि नाइट्रोजन की संयोजकता 2 होती है, 3 होती है तब भी वो 3 बॉन्ड दिखाता है, ऑक्सीजन की 2 होती है 2 दिखाता है, कार्बन की संयोजकता 4 होने के बाद, इनफैक्ट संयोजकता क्या है, ये तो बहुत अच्छा है, 4 तक तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये क्यों नहीं दिखाता? इसका कारण है कि इसमें श्रृंखलन का गुण बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पाया जाता है, क्योंकि ये कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि ये इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड में भी बहुत कम एसिटिलीन का एक कंपाउंड मिला है, बस के बाद इसके ट्रिपल बॉन्ड के भी कंपाउंड नहीं मिले हैं, डबल बॉन्ड में मिलते हैं। ये तुरंत के तुरंत जब कार्बन जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाता है। आपने देखा होगा आईयूपीएसी नामकरण पढ़े होंगे ना, उसमें कितनी बड़ी 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 श्रृंखलाएं बना बना के, ये कार्बन की तो है। तो इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का आंसर था इसमें फर्स्ट ग्रेड में, उसमें ऑप्शन दिए होते क्यों, तो उसमें था एक श्रृंखलन की वजह से, उसमें ये भी था 3 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा। ये हाँ याद आ गया मुझे कि ऐसा तीन ऐसे आया था, एक पहला ऑप्शन 3 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और 2 ऑप्शन और थे, उपरोक्त दोनों, जाने क्या क्या था, ऐसे मुझे ध्यान नहीं, पर मैंने इसका आंसर, मेरे को तो ध्यान नहीं मैंने क्या लगाया, तो ये मुझे भी, क्योंकि मेरे को पेपर में मेरा दिमाग घूम जाता है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, सच बता रही हूँ, मैं मेरी भी कहीं जॉब लगी होती, कोई डर नहीं है इसमें मुझे कहने में। अब समझ में आ गया? तो यहां तक, और सबसे बड़ी बात, उसका आंसर आप ढूंढ के लाइए, कल मैं बताई थी क्या होता है। हाँ वो भी एक का आंसर है, पर उसमें वो ऑप्शन में नहीं था। हाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसलिए वो बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज्यादा तो बॉन्ड बना भी नहीं सकता, वैसे भी नहीं बना सकता। पर वो एमओटी पता है क्या करती है, एमओटी एक पर्टिकुलर, इसकी कमी है एमओटी की, एमओटी आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के लिए बना सकते हो, जिनकी 10 तक परमाणु संख्या है ना, परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है, वहां तक तो आपको एमओटी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इससे ज्यादा आप एमओटी कभी बना ही नहीं सकते, यानी कि हर एग्जाम्पल का एमओटी बनाना पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं बनाने का मतलब, यहां तक तो बनाए थे बस, यही तो, और वो भी ये वाले पीछे नीचे वाले तो पढ़े भी नहीं थे, मैं इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस की कह रही हूँ। इलेक्ट्रॉन यानी कि जब तक आपने देखो हीलियम का एग्जांपल पढ़ा, हाइड्रोजन का एग्जांपल पढ़ा, आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम नियोन का एग्जांपल पढ़ा है, नियोन के बाद में आपने कौन सा एग्जांपल पढ़ा, एक वो भी देखो सीओ और एनओ के एग्जांपल पढ़े थे, उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक निश्चित ही थी, लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए तो नहीं मिल पाया, तो ये रीजन था कि ऐसा नहीं हुआ।
ठीक है, अब देखो यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे देखो, मैंने क्या बोला, आयनन विभव। अच्छा, आयनन विभव क्या है? बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक एसेंशियल एनर्जी जो चाहिए होती है वो उसका आयनन विभव कहलाती है। ये मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट, मैंने क्योंकि उसकी पीरियोडिसिटी पूरी करा दी थी एस ब्लॉक एलिमेंट की, मैंने पूरा करा दिया था कि कहां तक आयनन विभव भी पढ़ाया था। आई थिंक उसके कंपाउंड चल रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स। अब देखो, मैंने ये बोला ये नाभिक है, ध्यान से देखना, छोटा बना रही हूं क्या क्योंकि इसको लिखे रहने देना चाह रही हूं मैं। देखो, ठीक है, देखो भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, सब जगह इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे भरे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखो ऐसे, यहाँ मेरा एक ये बेचारा यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति, ये व्यक्ति एक मैंने माना न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन। इससे इसकी दूरी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी, अंतिम इलेक्ट्रॉन की इस नाभिक से दूरी त्रिज्या कहलाएगी। अब देखो, इस एक इलेक्ट्रॉन को, अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी वो उसका आयनन विभव कहलाती है। क्या कहलाती है? अब देखो, जब आप अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो वो कहलाती है उसका प्रथम आयनन विभव, अगर आपको केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। समझ में आ गया?